बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इशू होता है कि अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसमें क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि यहाँ से आपकी यूँ समझ लें क्लास डायग्राम बननी है, आपके पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनना होता है। तो इसी बेस पे आपका पूरे प्रोजेक्ट ने, पूरे सॉफ्टवेयर ने वर्किंग करनी होती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यह काम हम कैसे करें, हमें कैसे पता लग चलेगा कि कौन कौन सी क्लासेस हमें प्रोजेक्ट में बनानी चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए। इवन कि उनको शुरू में क्लास की नेचर का यही उसमें आइडिया नहीं होता कि क्लास कौन सी चीज़ है जिसको हम क्लास समझें और कौन सी चीज़ को हम क्लास ना समझें। तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, इवन आप कोई चीज कोई प्रोसेस देखते हैं, अगर आप एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है, या आप यू सी सम प्रोसेस बीइंग अकर्ड, ठीक है, कोई सी भी चीज जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं या कोई प्रोसेस होता हुआ देखते हैं, या इवन इवन if you think about some idea in your brain, it can be a class। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास इज एनीथिंग दैट हैव सम एट्रीब्यूट्स, or you can say data members or variables of the class etc। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम हमने बात की थी कि एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग्स। तो भाई आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपने जरा क्लासरूम पे गौर करें तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी, थिंग्स इन योर क्लासरूम। अब लिस्ट बनाए जरा उसकी कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको टीचर नजर आएगा, स्टूडेंट नजर आएगा, स्टूडेंट एक नहीं है बहुत सारे हैं, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपको इवन क्या रूम है, रूम का एक डोर है, डोर की एक रूफ है, और उसके बाद उसकी वॉल्स हैं, वॉल्स भी मैनी है, ठीक है। और फिर आपको व्हाइट बोर्ड नजर आएगा, आपको बोर्ड मार्कर नजर आएगा, आपको डाइस नजर आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, चेयर होगी, बुक होगी, बहुत सारी चीजें नजर आएंगी आपको, इवन लाइट है, फैन है, एवरीथिंग इन द क्लास। ओके, लेकिन मसला ये है कि हमें जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उस तरह की बहुत सारी क्लासेस निकल सकती हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो क्या हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने इसमें से सिर्फ वो चीजें, हमने सिर्फ वो क्लासेस डिस्कस करनी होती हैं जो हमारी रेलिवेंट होती हैं, जिस प्रोसेस के बारे में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है या जिस टॉपिक पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, हम सिर्फ उसकी रेलिवेंट चीजें, हम उसकी रेलिवेंट क्लासेस उठाएंगे। अच्छा, एक और बात मैंने जो बोली कि जो हर चीज, एवरीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज अ क्लास, ये कैसा साबित होता है? ठीक है, आप इसमें कोई भी चीज देख लें, लाइक टीचर है, ठीक है, हर क्लास के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं। दुनिया में आप कोई भी चीज देख लें, चाहे वो कोई चीज है, कोई जगह है, या इवन कोई प्रोसेस हो रहा है आपके सामने, या इवन कोई आइडिया है जिसके बारे में आप सोचते हैं, हर चीज, हर प्रोसेस, हर आइडिया के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स लाजमी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? टीचर का नेम होता है, उसका डेजिग्नेशन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसका सब्जेक्ट होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट का CNIC नंबर होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसका फादर नेम होता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसके भी हो सकते हैं, टीचर के, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे क्या है? ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह रूम, रूम के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? रूम का साइज है, रूम का नंबर है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं। डोर का साइज हो सकता है, डोर का मटेरियल हो सकता है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। अच्छा, रूफ, रूफ का भी साइज, ठीक है, उसका मटेरियल वगैरह वगैरह। ये आप जिस चीज को भी देख लेना, आप उसको उसकी एट्रीब्यूट से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें, आप एक गोल्डन एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि इफ यू थिंक अबाउट समथिंग, थिंक
और सी समथिंग, थिंक अबाउट कर लें, और सी समथिंग, ओके, it will be a class because if it is not a class it wouldn't even exist in this world or even in your brain। ठीक है, कोई भी चीज जो आप सोचते हैं या देखते हैं वो हमेशा क्लास होती है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हर आप चीजों को जो देखते हैं या सोचते हैं वो हमेशा उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के जरिए ही सोचते हैं। अगर किसी चीज के कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो इट मीन्स कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, आप दुनिया में कोई भी चीज देख लें, हर चीज कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, यहाँ बात क्लियर होगी। अच्छा, अब अगली बात यह है कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें से तो दर्जनों, सैकड़ों, हजारों क्लासेस निकल सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 मिनट के अंदर आपको इतनी सारी क्लासेस क्लासरूम के अंदर से निकाल दिया, इससे ज्यादा भी होंगी। अभी हमने बहुत छोटी सी चीजें डिस्कस की हैं, इससे भी ज्यादा निकल आएंगी। लेकिन क्या ये सारी हमारी रिक्वायर्ड है? नो। हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हमारा कंसर्न सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से होगा, इसके अलावा हमारा किसी से कोई कंसर्न नहीं होगा। हम रूम, डोर, रूफ, वॉल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कॉलेज या स्कूल के स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से, तो फिर हम रूम की बात कर सकते हैं, फिर हम टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे। फिर जो जो चीजें हमारे स्टॉक से रिलेटेड हैं, लाइक रूम है, डोर है, और हमारी फैन है, लाइट्स हैं, चेयर्स हैं, डाइस हैं, व्हाइट बोर्ड, ये सारे हमारे आएंगे स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर हम इनकी बातें करेंगे, फिर हम टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो आज हम एक एग्जांपल लेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। हम इस टॉपिक को देखेंगे कि इसमें से हमारी कौन कौन सी क्लासेस निकल सकती हैं, फिर हम उसके डाटा मेंबर्स फाइंड करेंगे और इसके फंक्शन मेंबर्स फाइंड करेंगे। तो चलते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। हम यहाँ पे लिखते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से हमने क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम एक हेडिंग लगाते हैं कौन कौन सी क्लासेस होंगी जी इसके अंदर। वैसे तो आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर वो क्या होती है? बुक होती है। ठीक है, आपको भी पता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कस्टमर, जिसने बुक्स लेनी है आपसे। ठीक है, और जो तीसरी जो चीज होती है वो होती है इशुएंस, इशू एंड रिटर्न। इसमें आप ये जो बेसिकली क्लास है ना, इशू एंड रिटर्न वाली, इसको आप 2 क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। इशू की अलग बना लें, रिटर्न की अलग बना लें। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये बेसिक 3 क्लासेस हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप अगेन लाइब्रेरी पे गौर करें तो आपको मतलब दर्जनों, सैकड़ों क्लासेस नजर आएंगी, लेकिन आपने जस्ट जो आपका मतलब प्रोसेस है उसको आपने डिस्कस करना है। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या प्रोसेस होता है, उसमें आपने यही देखना होता है ना कि आपके पास बुक्स कितनी पड़ी हैं। ठीक है, और कब आपके पास कितनी बुक्स आई। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे हम एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं, परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने बुक्स बाय की। ठीक है, ये एक प्रोसेस है बेसिकली। तो इसके अलावा आप ये रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं। ये कस्टमर जो होता है ना कमर्शियल लाइब्रेरी के सिनेरियो में होता है। अगर आपके स्कूल की, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है तो उसकी जगह पे स्टूडेंट आएगा, तो हम इसको कमर्शियल लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का बना रहे हैं तो फिर कस्टमर की जगह पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट आ जाएगा। बल्कि मेरा तो ख्याल है वहां पे कस्टमर ही रहने दें आप, बिकॉज बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स ने भी इशू करवानी है, टीचर्स ने भी इशू करवानी है। ठीक है, तो एक तो चाहिए आपको कंप्लीट बुक्स का रिकॉर्ड, फिर आपको चाहिए परचेज का रिकॉर्ड कि आपने कब कौन सी परचेज की, फिर आपको कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, फिर आपको इशू एंड रिटर्न का रिकॉर्ड चाहिए। यही बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो इसमें फर्दर भी इसमें क्लासेस बन सकती हैं। यानी जब आप बुक की बात करेंगे तो फिर हम उसकी लोकेशन की भी बात करेंगे, बुक हमारी कहाँ रखी हुई है, लोकेशन की क्लास बनेगी। और इसके अलावा हम ऑथर की भी एक क्लास बनाएंगे कि ये बुक जो है किस ऑथर की लिखी हुई है, ऑथर की भी इसमें डिफरेंट चीजें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो जिस जिस का चीज का डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, या उसको आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसकी आप क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसके मेंबर्स डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा बुक का एक होता है नंबर। कह लें आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जब आप कोई बुक रखते हैं तो उसको एक नंबर इशू करते हैं। ठीक है, उसके बाद बुक का टाइटल होता है, बुक का ऑथर होता है,
और उसके पेजेस होते हैं, उसकी प्राइस होती है और उसकी लोकेशन होती है, ठीक है, कि वो किस जगह पे पड़ी हुई है। तो इसी तरह अगर आप लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में आप इसमें उसका रैक नंबर कह लें आप, उस रैक के अंदर उसकी रो नंबर कौन सी है और उसके अंदर उसका कॉलम नंबर कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब लोकेशन आपने ट्रेस करनी है तो आप बताना है जी कौन सी रैक है, उसमें कौन सी रो है, कौन सी कॉलम, ये अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब ऑथर की बात करेंगे तो ऑथर का एक नेम होगा, ऑथर का एक आप कह सकते हैं कि उसका एक सब्जेक्ट भी हो सकता है कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स लिखता है, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये जो अभी तक हमने ये जो तीन एंटिटीज, तीन क्लासेस फाइंड की है ना, बुक, लोकेशन और ऑथर, ये इनको हम कह सकते हैं दीज आर नाउन क्लासेस। आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस, ये मैं अपने तौर पे डिराइव की हैं, हो सकता है आपको ये कहीं पे मिले, हो सकता है ना मिले। मतलब नाउन क्लासेस होती हैं और एक वर्ब क्लासेस होती हैं, या वर्ब क्लासेस आप कह सकते हैं प्रोसेस क्लासेस होती हैं। तो ये जो बुक है ये नाउन है, लोकेशन भी नाउन है, ऑथर भी नाउन है, परचेज इज नॉट अ नाउन, परचेज इज अ वर्ब, परचेज इज अ प्रोसेस। तो जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी भी क्लासेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। जैसे परचेज है, इसकी सबसे पहले जो एट्रीब्यूट आएगा डेट, कि किस डेट को परचेज हुई। उसके बाद आप लिखेंगे कि वेंडर, मतलब कहाँ से आपने बुक्स मंगवाई, उस कंपनी का नाम क्या है, वेंडर का नाम क्या है, और बुक्स आएंगी इसमें कौन कौन सी बुक्स आपने मंगवाई, और फिर उसमें आएंगी प्राइस, टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट कह लें आप, ठीक है। ये भी मैंने शॉर्ट छोटी सी चीजें लिखी हैं, वैसे तो इसको अगर आप डिटेल में जाएं तो इसमें बुक्स और अमाउंट की जो है ना, जो डाटा मेंबर्स ये फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है। इसमें बाकायदा एक और नई क्लास बनेगी, परचेज डिटेल्स, ठीक है। हर परचेज का एक बाकायदा नंबर इशू होता है, उसमें आप परचेज नंबर कह लें या आप यूँ कह लें परचेज आईडी एक इशू होता है। और परचेज डिटेल में क्या होता है कि हर परचेज में आप इसको बुक्स को यहाँ से हटा दें, यहाँ पे ले आए, ठीक है। हर परचेज के अंदर कौन कौन सी बुक आई है, उसकी प्राइस किस पे आई है और कितनी क्वांटिटी पे आई है, ठीक है। या कह सकते हैं किस रेट पे आई है और कितनी क्वांटिटी आई है, टोटल प्राइस कितनी बनी उसकी, ठीक है। ये जो परचेज डिटेल है ये बेसिकली लिंक है परचेज के साथ, कि जो हमने परचेज की है उसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है। हर परचेज की एक से फर्दर एक से ज्यादा डिटेल्स हो सकती हैं, उसमें एक से ज्यादा अगर बुक्स होगी उसकी डिटेल्स एक से ज्यादा हो सकती हैं। इस तरह कस्टमर, कस्टमर का आप CNIC अपने पास रखेंगे, मतलब उसका रिकॉर्ड नेम रखेंगे, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। अगर इन केस वो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी बना रहे हैं तो आप उसका स्टूडेंट कार्ड, उसका रोल नंबर, और अगर टीचर है तो आप उसका टीचर का डाटा अपने पास रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इशू एंड रिटर्न। इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो बुक्स इशू की जा रही हैं उसका रिकॉर्ड रखना है, और जब वो रिटर्न होंगी तो उसका रिकॉर्ड रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है इसका ना। तो आप इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेट होती है, डेट ऑफ इशुएंस या कर लें आप, या इशू डेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी बुक है जो हमने इशू की है, ठीक है। देन समटाइम्स एक से ज्यादा बुक्स भी इशू हो जाती हैं, वो एक अलग केस है, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, इशू डेट हो गई, कौन सी बुक इशू की है, किस कस्टमर को इशू की है, और एक हम इजाफी एक मेंबर बनाएंगे रिटर्न डेट का, ठीक है। मतलब इनिशियली जब इशू करेंगे तब तो इसको हम खाली छोड़ देंगे रिटर्न डेट को, लेकिन जब वो कस्टमर हमें रिटर्न कर देगा तो हम उसे यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे। और इसमें हम अगर कमर्शियल लाइब्रेरी है तो हम फेयर का एक कॉलम बनाएंगे, मतलब पर डे, फेयर पर डे कितना हमने डिसाइड हुआ उसके साथ, और उसके बाद कितने डेज बाद उसने उसको रिटर्न किया, और टोटल अमाउंट कितनी बनी, ठीक हो गया ना। मतलब ये आप जब आपने किसी सिस्टम को एनालाइज करना हो तो आप उस प्रोजेक्ट फिजिकली जहां पे वो चल रहा है ना, वहां पे जाके उनके सारे रजिस्टर्स, सारे रिकॉर्ड्स, मैनुअल रिकॉर्ड्स जो बना के बैठे हुए हैं, वो सारे जाके उसका एनालाइज करते हैं। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सिस्टम एनालाइज करना चाहते हैं तो आप जाके इशू एंड रिटर्न वाला रजिस्टर देख लें, उसमें उन्होंने कॉलम बनाए होंगे डिफरेंट, तो आप कॉलम देखें कौन कौन से बनाए, वो कॉलम्स आपकी इसकी सारे डाटा मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डाटा मेंबर्स इसके हमने फाइनलाइज किया। तो होपफुली आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी कि किस तरह से क्लासेस को हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर किसी खास प्रोजेक्ट में हमने रेलिवेंट क्लासेस कैसे उठानी है, फिर उसके हमने डाटा मेंबर्स कैसे उठाने हैं सारे, ठीक है।
थैंक यू।